नमस्ते विद्यार्थियों। आशा करती हूँ आपका पठन पाठन सुचारू रूप से चल रहा होगा। हम लोग प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जो कि एक आदर्शवादी कहानी है। इसमें हम लोग इसका एक भाग पढ़े हैं, यहाँ तक कि छोटे भाई का मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। चाहे वो कितना भी प्रयास करता था, लेकिन खेल कूद की ओर खींचा चला जाता था। अब उसके बाद पढ़ेंगे। इसी तरह से वह भाई साहब की नजरें बचाकर खेलने जाता। हालांकि वह दबे पांव आता, छुप कर आता, लेकिन फिर भी भाई साहब उसे भांप जाते, उसे पकड़ लेते और फिर उसे डांटते। इसी तरह से समय बीतता चला गया और सालाना इम्तिहान हुआ, वार्षिक परीक्षा हुई, जिसमें बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया। पास ही नहीं हुआ, दर्जे में अव्वल आया। अब जब वह, हालांकि वह बहुत पढ़ाई नहीं किया था, बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता है कि उसने बहुत पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी वह अव्वल आ गया। अव्वल आने से उसका स्वाभिमान बढ़ा और वह आत्मविश्वास से भर गया। अब उसके मन में एक विचार आता है कि वह भाई साहब को कह दे कि कहाँ गई उनकी घोर तपस्या। वे दिन रात मेहनत करके भी फेल हो गए, दिन रात पढ़ाई करके भी फेल हो गए और वह खेलते कूदते पास हो गया। लेकिन वह बोला नहीं, क्योंकि भाई साहब बड़े थे और वह भाई साहब का अदब करता था, उनका सम्मान करता था और सोचने लगा कि भाई साहब की डांट का ही परिणाम है कि वह पास हो रहा है। इसके साथ ही वह उसे गुल्ली डंडा खेलने का एक नया शौक पैदा हो गया। एक दिन जब वह भोर का सारा समय गुल्ली डंडा खेलकर और खाने के समय घर आता है, तो भाई साहब उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं, यह समझो कि तुम अपनी मेहनत से अव्वल नहीं आए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। यानी तुम में गुण नहीं है, बस तुम अव्वल आ गए हो। और कहते हैं कि खेल में कभी कभी सामान्य खिलाड़ी भी एक आध बार अच्छा कर जाता है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वह अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा खिलाड़ी वह होता है जो हर बार अच्छा खेलता है, जिसका एक भी खेल खराब नहीं होता है। और डांटने के क्रम में कहते हैं कि तुम एक बार दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है, यानी घमंड हो गया है। लेकिन याद रखो, घमंड तो अच्छे अच्छों का नहीं रहा है। और उदाहरण देते हैं रावण का, कि रावण का हाल तो तुम पढ़े ही होगे। रावण को चक्रवर्ती राजा होने का घमंड हो गया था, तो इसका परिणाम यह हुआ कि वह कहीं का नहीं रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके खानदान में, उसके कुल में एक चुल्लू पानी देने के लिए भी कोई नहीं बचा था। और दूसरा उदाहरण देते हैं साहेरूम का, कि उसे घमंड हो गया था कि उसके जितना भक्त इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वह स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी करो, लेकिन घमंड नहीं करो। घमंड करने वाला कहीं का नहीं रहता। और तो और, अभी तो एक ही दर्जे पास हुए हो, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना, कठिनाई का अनुभव होना। और फिर क्या था, 9वीं कक्षा का एक भयंकर चित्र उपस्थित करते हैं। भयंकर चित्र, डरावना चित्र, कि 9वीं कक्षा में आओगे तो ब्रिटेन का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो उसमें दर्जनों जॉर्ज हुए हैं और 20 विलियम्स हुए हैं। जॉर्ज पंचम की जगह जॉर्ज चतुर्थ लिख दिया और सब नंबर गोल हो गया। जीरो भी नहीं मिलेगा, शून्य भी नहीं मिलेगा। और अंग्रेजी तो खुदा की ही पनाह है, सिर्फ कहने के लिए आती है, वास्तव में किसी को आती ही नहीं है। और कहते हैं ज्यामिति में अगर अ ब स की जगह अ स ब लिख दिया तो सब
गलत हो जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। अब अ ब स और स ब अ में तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं शिक्षकों को क्या लगता है, उनको भी समझ में आता है कि नहीं। वे तो चाहते हैं कि बच्चे किताब का पन्ना पन्ना रट जाएं और किताब में जो लिखा है वही लिखें। उस पर से ये अपने आप को शिक्षक कहते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती है। देखो बच्चों, यहाँ दोनों पर व्यंग्य किया गया है, पाठ्य पुस्तक पर भी, पाठ्यक्रम पर भी, और शिक्षक पर भी, और शिक्षा पद्धति पर भी। सब पर व्यंग्य है कि पाठ्यक्रम में वैसे वैसे पाठ्यक्रम में वैसे टॉपिक हैं जिनका जीवन से कोई संबंध नहीं है, और शिक्षक पढ़ाई के नाम पर बच्चों को सिर्फ रटने के लिए कहते हैं। और बच्चों को जो समझ में नहीं आता है, बच्चों को जिस तरह से समझ में आता है, उनकी अपनी समझ के अनुसार लिखने के लिए कहीं जगह नहीं रहती है। हाँ बच्चों, तो हम ये कह रहे थे कि इसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ शिक्षण प्रणाली पर भी व्यंग्य किया गया और साथ साथ मूल्यांकन पद्धति पर भी, कि शिक्षक चाहते हैं कि रटे। पाठ्यक्रम पर यह कि पाठ्यक्रम का जीवन से कोई संबंध नहीं है, बच्चों के समझदारी से कोई संबंध नहीं है। और परीक्षा प्रणाली पर यह कि जो किताब में लिखा हुआ है उसे बच्चे अगर नहीं लिखते हैं तो फिर उसमें नंबर नहीं मिलते हैं। उसके बाद हिंदी की चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी की बात ही निराली है। उसमें क्या, उसमें तो समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखने के लिए कहा जाता है संक्षेप में, और संक्षेप में लिखने के लिए जब कहा जाता है तो फुल स्केप के 4 पन्ने भरने होते हैं। यह बिल्कुल विरोधाभास है। एक तो संक्षेप में लिखना है, उस पर से 4 पन्ने लिखना है, और समय की पाबंदी पर लिखना है। अब जब समय की पाबंदी से लाभ सब जानते हैं, इससे काम समय पर होता है, इससे काम आसानी से हो जाता है, इससे जीवन में उन्नति होती है, तारीफें मिलती हैं, और फिर मन खुश रहता है। जब ये सब बातें सब जानते हैं तो फिर इसको लिखने की क्या जरूरत है, वह भी 4 पन्नों में। यह लेखक की, यह बड़े भाई की दृष्टि में क्या है, विरोधाभास है। और फिर अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहते हैं कि सुनो, खेल कूद से मन को हटाओ, पढ़ाई में लगाओ। अगर नहीं पढ़ाई करोगे अच्छे से तो जीवन भर पछताओगे। मेरी इस बात को तुम गिरह बांध लो। स्कूल का समय नजदीक हो गया था, इसलिए उपदेश से छोटे भाई को मुक्ति मिली, नहीं तो पता नहीं ये उपदेश कब तक दी जाती। और वह चुपचाप सिर झुकाई से सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जब वह खाने गया तो भोजन आज उसे निस्वाद लग रहा था। छोटे भाई को स्वाभाविक ही था, क्योंकि डांट के बाद भोजन तो निस्वाद लगेगा ही। वह सोच रहा था उस समय कि अव्वल आने पर तो भाई साहब इतना डांट रहे हैं, अगर वह फेल हो जाएगा तो लगता है कि भाई साहब उसका प्राण ही ले लेंगे। जो भी स्वाभिमान और आत्मविश्वास जागा था वह फिर से समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, और फिर चोरों की सी जिंदगी कटने लगती है। हालांकि फिर भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। वह भाई साहब की नजर बचाकर खेलने जाता है और दबे पांव कमरे में आता है, और जब भी आता है भाई साहब उसे डांटते हैं। एक सच यह भी है कि छोटा भाई ज्यादा नहीं पढ़ता था, बस गृह कार्य कर लेता था, और इतना पढ़ाई कर लेता था कि उसे कक्षा में जलील नहीं होना पड़े। उसे कक्षा में जलील होना अच्छा नहीं लगता था। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में ये कहानी पूरी हो जाएगी, फिर हम लोग कुछ प्रश्नों पर
विस्तृत प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।